यूनिफिकेशन की बात करें तो साइंसदानों की कोशिश रही है कि कायनात की बुनियादी कुव्वतों को एक कर दिया जाए, या कम से कम कोई ऐसा जरिया तलाश कर लिया जाए जो वो किसी सिंगल एंटिटी या सिंगल इक्वेशन तक हमें लेके जा सके। ठीक। इलेक्ट्रोवीक थ्योरी हमने पढ़ी, हम्म। थ्योरी ऑफ वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, बड़ी मशहूर थ्योरी थी, जिसमें उससे पहले अभी भी है। इलेक्ट्रिक और हाँ बिल्कुल अभी भी है। उससे हम्म। पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का भी तस्वुर अलहदा माना जाता था, फिर उनको भी कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना दिया गया, फिर वीक थ्योरी ऐड हो गई। कई हम्म। लोग ग्रेविटी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डालने की कोशिश करते हैं, और एक मैं मिसाल आपके सामने सिर्फ उसकी अर्ज करना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी जो हमें रिजल्ट्स देती है, उस रिजल्ट से बड़ी स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन्स निकलते हैं कि ग्रेविटी असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक स्पेशल केस है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये कौन कहता है? तो बहुत गलत कहते हैं अगर वो ये कहते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। बहुत गलत कहते हैं। में एक जहाँ छोटी सी बात है कि हमारे पास ना जो, अगर आप अभी थोड़ी देर के लिए ग्रेविटी को साइड पे करते हैं, सिर्फ बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की और वीक इंटरेक्शन की, तो उसके बाद में आपने खुद ही बात कर दी कि उसकी जो थियरी है वो इलेक्ट्रोवीक थियरी है। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज है जो कि ना लोगों को समझनी पड़ेगी, जो फिजिक्स में या तो भी ग्रेजुएट लेवल की फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, क्वांटम फील्ड थ्योरी नहीं पढ़ रहे, या फिर वो जो कि फिजिक्स पढ़ते ही नहीं है, वो उनके लिए शायद ज्यादा मुश्किल हो ये समझना। अब फिजिक्स में ना एक ट्रेंड चला हुआ है काफी टाइम से, जो कि आई थिंक 1950s नहीं कहना चाहिए, 1960 70s के बाद फिजिसिस्ट को ये बात समझ आई थी, और वो ये थी कि आपको ना एम्फेसिस डालना है, बहुत एम्फेसिस डालना है समथिंग नोन एज सिमेट्री प्रिंसिपल्स पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री प्रिंसिपल्स? सिमेट्री प्रिंसिपल्स ये कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, अगर मैं इसको यू नो अच्छा सपोज करो कि ये जिस तरह से यहाँ पे है ना कवर, इसका यहाँ पे सपोज करो यहाँ भी कवर होता है इसका, ठीक है, तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूं तो इस पेन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल पहले जैसा है। लेकिन इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सिमेट्री। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये नहीं कह सकता कि इस पेन को मैंने हल्का सा रिफ्लेक्ट कर दिया, नहीं, मैं रिफ्लेक्ट ये ऐसे ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता इसको मैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूँ कि ये पेन है, इसको मैं ना इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा हूँ यूं, ठीक है, हम्म तो इस रोटेशन से इस पेन की लेंथ चेंज नहीं होती। ठीक है। हम्म और ये रोटेशन जो है ना, इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि अच्छा मैंने इसको हल्का सा रोटेट किया है, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। ये रिफ्लेक्शन की तरह नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैंने हल्का सा रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्शन यही होगी, लेकिन मुकम्मल रोटेशन नहीं के, होगी। हाँ, तो ये दो तरह की सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो है ना, ये वाली रिफ्लेक्शन, ये है डिस्क्रीट सिमेट्री, और ये जो रोटेशन है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सिमेट्री। अब हम्म ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं भी कर रहा हूँ, ये तो इस स्पेस के अंदर है, फिजिकल स्पेस के अंदर। जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है ना, अगर आप उनको देखो तो वो दरअसल स्पेस टाइम में रोटेशन है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मैं पूरे यूनिवर्स को ट्रांसलेट करता हूँ, ट्रांसलेट करने का मतलब है कि एक पॉइंट से हर चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाऊं, यानी कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, हर चीज को एक डायरेक्शन में हिला दूं, यानी कि वो यूनिवर्स को मैं धक्का दे दूं एक ही डायरेक्शन में, तो उससे फिजिकल लॉस का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है हम्म ट्रांसलेशन। तो रोटेशंस, ठीक है, और ट्रांसलेशन, ये तो दो चीजें हो गई। उसके बाद मैंने बात की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं सपोज करो इनर्शियल फ्रेम में हूँ, तो मुझे जो फिजिकल लॉस दिखेंगे वही किसी और को भी दिखेंगे जो इनर्शियल फ्रेम में हो। ठीक है। और वो मेरे रिलेटिव हो सकता है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो इसको अगर मैंने उसके फ्रेम में जाना हो, इसको हम कहते हैं बूस्ट। ठीक है। तो ये लॉरेंस बूस्ट है, तो लॉरेंस बूस्ट और रोटेशंस। अब जैसे कि मैंने कहा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये स्पेस टाइम में रोटेशंस होती हैं, तो दरअसल बूस्ट और रोटेशंस जो है ना, ये दो आप कह सकते हैं कि ये सेम चीजें ही हैं। सेम चीजें नहीं कहना चाहिए, रिलेटेड है, यानी कि ये दोनों मिल के स्पेस टाइम में बनाती हैं रोटेशन। ठीक है, स्पेस टाइम में, ना कि सिर्फ स्पेस में। और एक तो है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में टाइम ट्रांसलेशन भी आ सकती है, यानी कि जो फिजिकल लॉस इस वक्त है, एक सेकंड बाद भी वही होंगे। ठीक है, तो ये टाइम ट्रांसलेशन है, यानी कि टाइम में धक्का दे रहा है एक तरह से। ठीक है। तो ये जो ट्रांसलेशन, ये जो है ना सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्पेस में ट्रांसलेशन, टाइम में ट्रांसलेशन, और स्पेस टाइम में रोटेशन, ये 10 हैं। अगर आप इनको देखो वो होते तो ये 10 हैं।
इनको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉइंटकारी ग्रुप, ठीक है। अब पॉइंटकारी ग्रुप जो है ये तमाम के तमाम मॉडर्न फिजिक्स के लिए जरूरी है, इसको हम वायलेट नहीं करते, ठीक है। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो भी फिजिकल लॉज होंगे वो पॉइंटकारी ग्रुप में, ग्रुप क्यों कहते हैं वो उसकी रीजन टेक्निकल है, लेकिन उसका मतलब आप ये समझ लो, पॉइंट जब मैं कहूँ पॉइंटकारी ग्रुप उसका मतलब है स्पेस में ट्रांसलेशन, टाइम में ट्रांसलेशन और स्पेस टाइम में रोटेशन, तो इनमें वो इन्वेरिएंट होना चाहिए, ठीक है। इनको हम कहते हैं क्या कहना चाहिए, एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल सिमिट्रीज भी कहते हैं। ये जो सिमिट्री लफ्ज है ना, इसका मतलब होता है ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो फिजिकल लॉज को चेंज ना करे, ये ट्रांसफॉर्मेशन है सिमेट्री, ठीक है, जो फिजिकल लॉज को चेंज ना करे, ये मतलब है सिमेट्री का। लेकिन इसके अलावा ना इंटरनल सिमेट्रीज भी होती हैं। इंटरनल सिमेट्रीज को जरा समझाना जरा मुश्किल है, लेकिन वो भी एक तरह से रोटेशन ही होती है, लेकिन वो उनका वो मैथमेटिकल चीजें हैं, उनको कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे कि मैंने अभी बात की कि ये जो एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉइंट का एक ग्रुप है, ठीक है। तो वो जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो भी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप आप लेना चाह रहे हो गेज के लिए, तो इट टर्न्स आउट के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, जो कि दरअसल मैक्सवेल की थ्योरी है, उसके लिए ग्रुप होता है जिसको कहते हैं U1 ग्रुप, U1, ये मतलब है U1, U का मतलब है कि यूनिटरी मैट्रिसेस का ग्रुप है, और जो कि 1 by 1 मैट्रिसेस हो। 1 by 1 का मतलब होता है एक नंबर सिर्फ, तो एक नंबर होता है वो सिर्फ एक। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोवीक, जैसे कि आपने बात की इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन, तो इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन में जो ग्रुप है ना, उसमें जो ग्रुप होता है वो होता है SU2 क्रॉस U1। जो मैट्रिक में आप आई थिंक 10th की मैट्रिक में एक चीज पढ़ते हैं मैथ्स में लोग, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को पता होगा क्या है, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं क्रॉस बी, तो ये वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं है। तो SU2 क्रॉस U1, ठीक है, ये ग्रुप ऐसा है जो कि इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन देता है हमें, ठीक है। um, इसमें एक मजेदार बात, थोड़ी सी टेक्निकल होती है लेकिन मजेदार होगी अगर समझ आ जाए, वो ये है कि हमारे पास ये जो ग्रुप्स है ना SUN, एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, 1 नहीं होता वैसे, 2 3 4 5 6 7, इसमें ना एक नोशन होती है, एक आइडिया है, इसको कहते हैं जनरेटर्स, ठीक है। अब जनरेटर्स थोड़ा जैसे लग सकता है कि ये मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन अगर हम ये पूछेंगे कितने जनरेटर्स हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि कितने फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स हैं। यानी कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि W+W-Z ही क्यों है, तीन ही क्यों है, ठीक है। तो उसका आंसर ये है कि SU2 जो है उसके जनरेटर्स तीन है, ठीक है। अब SUN के जनरेटर्स होते हैं N²-1, नहीं, N²-1, ये आई थिंक ये N²-1, तो SU2 है तो 2² -1 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3, ठीक है। तो ये तीन है और U1 के एक ही है, ठीक है। तो चार पार्टिकल्स होने चाहिए फिर, W+W-Z और फोटोन, ठीक है। तो फोटोन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, ये तीन जो है ये वीक न्यूक्लियर के हैं, तो ये दोनों चारों के चारों पार्टिकल्स जो हैं ये इस ग्रुप में आ गए SU2 क्रॉस U1। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसका ग्रुप कौन सा होगा, उसका ग्रुप इट टर्न्स आउट कि उसका ग्रुप जो है वो SU3 है। SU3 जैसे जैसे कि मैंने बताया कि SUN के जो नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स जो मैं कहूँ तो आप समझो कि जैसे कि मैंने कहा कि जितने जनरेटर्स होते हैं उतने फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो SU2 के जनरेटर्स या फिर SUN के फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स वो कितने होंगे, 3² - 1 यानी कि 8, और हमें पता है 8 ग्लूऑन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये क्वेश्चन पूछो कि मैं कहा ग्रेविटी को साइड पे रखो, तो इलेक्ट्रोवीक और SU3 इसको मैंने अगर मिलाना हो तो इसमें कितने पार्टिकल्स मुझे चाहिए, तो ओके, तो चार तो एस इसके हो गए, इलेक्ट्रोवीक के हो गए, यानी कि W+W-Z और फोटोन, ये चार हो गए, और 8 ग्लूऑन्स, ठीक है, तो 12, ठीक है। इसको हम कहते हैं रैंक ऑफ अ ग्रुप, यानी कि जो आप अभी देखना कि स्टैंडर्ड मॉडल का जो गेज ग्रुप है वो है SU3। SU3 किसका है, स्ट्रॉन्ग फोर्स का, और SU2 क्रॉस U1 ये क्या है, इलेक्ट्रोवीक का। तो कई दफा आप देखोगे कि स्टैंडर्ड मॉडल का ये ग्रुप लिखा होता है SU3 क्रॉस SU2 क्रॉस U1। इसमें और चीजें भी हैं, जैसे वो मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे कि वो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड क्या होता है, वो बात की बात है, वो समझने के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये जो है सारे के सारे पार्टिकल्स, ये एक यूनिफिकेशन का मतलब क्या होगा, क्या मतलब मैं इसको यूनिफाई करूँ। अगर आप ये ग्रुप देखो ना, SU3 SU2 और U1 ये तीन पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या कोई एक ग्रुप नहीं है जिसके अंदर ये ग्रुप हो, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन हो जाता है फिर, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसके अंदर ये ग्रुप हो। इट टर्न्स आउट कि ऐसा ग्रुप है, लेकिन वो ग्रुप जो है वो है SU5,
और ये जो है ना, ये इसके ऊपर थ्योरी बनी हुई है, 1974 में बनी थी थ्योरी इसके ऊपर। और वो थ्योरी बनाई थी वो जो नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट थे शेल्डन ग्लाशो, उन्होंने बनाई थी। और उनके साथ एक कोलैबोरेटर थे, मुझे तो सर पूरा नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन हॉवर्ड ग्रेजुई नाम था शायद उनका, ऐसे कोई नाम था, हॉवर्ड ग्रेजुई, ग्लाशो ग्रेजुई मॉडल कहते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि SU5 ट्राई करते हैं। अब देखो, मैंने अभी बताया था कि SUN के कितने जनरेटर हैं, n² - 1। तो SU5 के कितने होंगे, 5² - 1 यानी कि 24। ठीक है, तो 24 है और हमें कितने चाहिए थे स्टैंडर्ड मॉडल के, 12। तो ये डबल कर रहा है पार्टिकल्स को। तो 12 तो हमें पता है कौन से हैं, तो और 12 कौन से हैं। ठीक है, तो इट टर्न्स आउट कि उनको हम नाम दे देते हैं एक्स, उनमें से 6 हैं उनको हम कहते हैं एक्स बोसॉन्स, और जो बाकी 6 उनको हम कहते हैं वाई बोसॉन्स। ठीक है, तो ये एक इसको कहते हैं ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी जो होती है ना, उनमें ग्रेविटी नहीं होती। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी का मतलब है कि जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स और इलेक्ट्रोवीक फोर्स हो। ग्रेविटी को अभी हम ले रहे हैं, वो बाद में बताता हूँ ग्रेविटी के बारे में। तो ये एक प्रपोजल है। अब देखो, उन्होंने एक मॉडल दे दिया कि ये हो सकता है, लेकिन उनके कहने पर हमने मान लिया कि यही है, उनको उसको हमने टेस्ट करना है। तो मैंने कहा कि SU5 के कितने पार्टिकल्स है, फोर्स कैरिंग 24, 5² - 1। और हमें स्टैंडर्ड मॉडल के कितने चाहिए, 12। तो एक्स्ट्रा 12 है, उनमें से 6 को हम कह देते हैं एक्स, 6 को हम कह देते हैं वाई। अब इट टर्न्स आउट कि वो जो एक्स और वाई बोसॉन्स है ना, वो बहुत हैवी हैं। क्यों हैवी हैं, वो इसलिए हैवी हैं कि हम ऐसी फाइनमेंट डायग्राम्स बना सकते हैं इस मॉडल में कि प्रोटॉन जो है वो डिके कर जाए। अब हमें पता है कि प्रोटॉन डिके नहीं करता, प्रोटॉन स्टेबल है। अगर प्रोटॉन स्टेबल ना होता तो हम ही ना होते, क्योंकि हम प्रोटॉन से बने हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन कर सकता है डिके, लेकिन वो भी कभी कभी करता है। वो जब आप बीटा डिके नहीं पढ़ते, उसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिके करता है, और एंटी न्यूट्रिनो में। तो प्रोटॉन डिके नहीं करता। ठीक है, अगर वो करता तो हम ना होते। लेकिन वो मॉडल ये कहता है प्रोटॉन डिके कर सकता है। अब ये ऐसी चीज है जो कि हम देखते हैं दुनिया में नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो आप, या तो आप कह दो कि SU5 गलत है, SU5 मॉडल जो है ग्लाशो ग्रेविटी का, क्योंकि प्रोटॉन डिके नहीं कर रहा। या तो फिर आप ये कह सकते हो कि प्रोटॉन डिके करता है, लेकिन उसको डिके करने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, बहुत लंबा टाइम। अब एक्सपेरिमेंटली हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक फैसिलिटी है जापान में, जिसको कहते हैं सुपर कामियोकांडी डिटेक्टर। ठीक है, वो दरअसल बना है न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिनोस जो होते हैं ना, वो हर चीज से गुजर जाते हैं। तो वो आते हैं आउटर स्पेस से, और आउटर स्पेस और पार्टिकल्स भी आते हैं, म्यून्स भी आते हैं, और चीजें भी आती हैं। तो हम, और लेकिन जो बाकी चीजें हैं ना, वो ना इंटरेक्ट करती हैं दूसरी चीजों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वो आउटर स्पेस से कोई पार्टिकल आएगा और जमीन के अंदर तक चला जाएगा, मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। उससे पहले ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन न्यूट्रिनोज नहीं होते। ठीक है, तो न्यूट्रिनो के जो डिटेक्टर्स होंगे ना, वो आप देखोगे कि अंडरग्राउंड होते हैं। इसीलिए अंडरग्राउंड होते हैं कि वो न्यूट्रिनोज को ही सिर्फ लें, और कोई पार्टिकल नहीं चाहिए हमें, ताकि वहां तक आते आते सिर्फ न्यूट्रिनो ही बचता है और कुछ नहीं बचता। अब न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने का जो तरीका है ना, वो ये है कि हमें पानी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, बहुत ज्यादा। क्योंकि न्यूट्रिनो जो है वो बहुत मुश्किल से इंटरेक्ट करता है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि जितना पानी, उतने ही ज्यादा डिटेक्टर हमारे पास। ठीक है, यानी कि हर वाटर मॉलिक्यूल एक डिटेक्टर है, फिर आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा पानी लेते हैं उसके लिए। तो सुपर कामियोकांडी डिटेक्टर है ना, उसमें 50,000 टन पानी है, 50,000 टन, यानी कि 50 लाख किलो, ये मतलब है। ठीक है, 50,000 टन। अब चूंकि पानी में प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन से मिला है ना, बना हुआ है ना वो, तो एक तरह से हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है वहां पे, या फिर एक तरह से बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स है। तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओके, हमने ये फैसिलिटी बनाई हुई है न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि कितने प्रोटॉन्स डिके करते हैं। प्रोटॉन डिके देखते हैं। अगर अगर तो बहुत लंबा टाइम है प्रोटॉन्स का डिके करने के लिए, और ये सिंपल सी अगर एफएससी में जो पढ़ाई जाती है ना, रेडियो एक्टिविटी, वो वाली इक्वेशन भी अगर आप यूज करो, तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो, इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो डिके कांस्टेंट है वो बहुत छोटा भी हो, तो आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में एटलीस्ट एक डिके तो दिखेगा आपको, कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो आपके पास। तो वो सुपर कामियोकांडी में है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें कोई प्रोटॉन डिके दिखे। बट इट टर्न्स आउट कि आई थिंक 20 साल हो गए हैं उसको, और एक भी प्रोटॉन डिके नहीं दिखा। ठीक है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि इस
सारे के सारे डाटा से हम एक लोअर बाउंड बना सकते हैं कि ओके प्रोटॉन का जो लाइफ टाइम है वो इस इतने साल से तो ज्यादा ही है। कितना ज्यादा हमें नहीं पता, लेकिन इतने साल से ज्यादा है, क्योंकि अगर इतने साल से कम होता तो फिर कोई ना कोई प्रोटॉन डिके कर चुका होता अभी तक। अभी टर्न्स आउट कि ये बाउंड जो है ये टाइट होता जा रहा है। जब स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब लिखी थी ना 1988 1980s में, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उसमें प्रोटॉन का जो लिखा हुआ है ना लाइफ टाइम वो है 10⁻31 ईयर्स। ठीक है, अब कई कई साल हो गए हैं उस किताब को लिखे गए। तो अब जो है ना आई थिंक 10⁻36, या आई थिंक अभी रिसेंटली ब्रायन ग्रीन का एक आया था पॉडकास्ट जो रोगन के साथ, तो उसमें ब्रायन ग्रीन ने कहा था 10⁻38, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है, आप समझ सकते हो 10⁻36। तो ये जो बड़ा लाइफ टाइम है ना प्रोटॉन का, ये दरअसल रिलेटेड है कि वो जो मैंने बताए थे शुरू में एक्स एंड वाई बोसॉन्स वो इतने हैवी क्यों है। और आप ये कर सकते हो कि उनके मैथ का एस्टिमेट लगा सकते हो कि ओके ये एक्स वाई बोसॉन्स हैं जो जो कि एक्स्ट्रा हमें पार्टिकल्स मिल रहे थे sp5 में, इनका मैथ क्या होगा। तो इट टर्न्स आउट कि उनका मैथ जो है वो मैं जीईवीएस में बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक और प्रोटॉन से प्रोटॉन से 1000 खरब गुना ज्यादा है, यानी कि 10⁻15 है। हाँ 10⁻15 नहीं, सॉरी नहीं, 10,000 खरब गुना ज्यादा, 10⁻16 है। ठीक है, तो ये एक तो ये बात हमें पता लगी कि ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी में, यूनिफाइड थ्योरी में ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो कि बहुत हैवी होंगे और उनसे प्रोटॉन डिके जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमें ना ये पता है कि ये जो फोर्सेस है ना तीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो हर एनर्जी पे सेम नहीं होती। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना वो ज्यादा एनर्जीज पे वीक होती जाती है, इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक फ्रीडम, ये नाम है इसका। और यही हाल वीक एनर्जी का भी है, वीक फोर्स का भी है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को फेंकें हल्की सी एनर्जी से तो वो थोड़ा सा पास आएंगे और रिपेल कर जाएंगे। ठीक है, अगर उनको बहुत ज्यादा एनर्जी से फेंके तो वो और पास आएंगे। ठीक है, तो वो जितना पास आएंगे वो उतनी रिपल्जन ज्यादा होगी। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि जितनी एनर्जी उतनी ज्यादा फोर्स, इस तरह समझ सकते हो। अब तो अगर आप इसको इस तरह देखो ना तो फिर ये बात बिल्कुल अजीब सी लगती है कि ज्यादा एनर्जी पे कम फोर्स, क्योंकि अगर आप क्वार्क्स को देखो तो क्वार्क्स में ऐसा ही होता है कि जितने पास होंगे उतनी कम फोर्स है। इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक फ्रीडम। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्स जो है वो कम होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो बढ़ती है। तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसी एनर्जी है जिन पे इनकी स्ट्रेंथ सेम हो जाए। ठीक है, तो इट टर्न्स आउट कि वो भी ऑलमोस्ट यही एनर्जी है जितना मैस एक्स और वाई बोसॉन्स का है, 10⁻15 है। अगर आप सुपर सिमेट्रिक थ्योरीज लगाओ 10⁻16 है, यानी कि वही है बिल्कुल। तो इसको हम कहते हैं गट स्केल। गट स्केल का मतलब जी, गट का मतलब है GUT, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी स्केल, यानी कि 10⁻16 GeVs है। और इसको अगर आप इस तरह भी कह सकते हो कि 10,000 खरब गुना ज्यादा प्रोटॉन से की मैस से। तो इस एनर्जी पे जाके होनी चाहिए यूनिफिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, वीक फोर्स की और स्ट्रॉन्ग फोर्स की। अब ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी जो है वो अलग है, बहुत बहुत अलग है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो फ्रेमवर्क है ना इन तमाम फोर्सेस की बात करने के लिए, वो है क्वांटम फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है ना उसमें एक चीज हमने सीखी हुई है कि ना उसमें ना एक नंबर्स होते हैं कुछ जो कि ना दरअसल फोर्स की स्ट्रेंथ को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो उसमें वो नंबर जो है वो उसका कोई यूनिट नहीं है, वो डायमेंशनलेस यूनिटलेस नंबर है, उसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, और एक और चीज ये थोड़ी सी अजीब लगेगी जो पार्टिकल फिजिक्स में काम नहीं करते। पार्टिकल फिजिक्स में हम तमाम यूनिट्स को सिर्फ मैथ की डायमेंशन में लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैथ। हम स्पेस यानी कि लेंथ और टाइम को सेम यूनिट्स में लिखते हैं, यानी कि जो जो यूनिट लेंथ का है वो यूनिट हम टाइम का लेते हैं ताकि लाइट की स्पीड 1 हो जाए। ठीक है, लाइट की स्पीड 1 रखते हैं उसमें। और मैथ का जो यूनिट है वो उल्टा है लेंथ का, यानी कि जो लेंथ है, अगर किसी सपोज करो मैं कहूँ कि एक चीज की जो लेंथ है वो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है, तो वो उसकी जो यूनिट्स होंगे ना वो इनवर्स मैथ होगा। यानी कि इतने पर मैथ, पर केजी का लो कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये अजीब सी बात है इसमें कि पार्टिकल फिजिक्स के यूनिट्स जो है ना उसमें हम हर चीज को हम मैथ की डायमेंशन में लिख सकते हैं। तो उसमें हम ये नहीं बात करते मीटर सेकेंड जॉल वगैरह, बस अगर हम ये कहते हैं ना कि इसकी डायमेंशन 4 है, इसका मतलब है कि इसकी मैथ डायमेंशन 4 है। ठीक है,
या फिर एनर्जी डायमेंशन 4 है, ठीक है, क्योंकि E इक्वल mc स्क्वायर, अगर C1 है तो मास और एनर्जी सेम है। अच्छा, और अगर हम कहें किसी चीज की डायमेंशन -4 है, इसका मतलब है कि उसकी मास डायमेंशन -4 या फिर लेंथ डायमेंशन जो है 4 है। मैंने कहा ना कि लेंथ और मास उल्टा हो जाता है एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा, तो अब क्वांटम फील्ड थ्योरी में ये होता है कि हम ना, ये जो होते हैं ना नंबर जो कि हमें स्ट्रेंथ बताते हैं फोर्सेस की, इनको हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। इनके ना हम यूनिट्स देखते हैं। अब जब लेग्रांजियन हम दिखते हैं ना किसी भी थ्योरी का, उसमें डिफरेंट इंटरेक्शंस जो होती है ना, एक एक लेग्रांजियन में ना कुछ स्ट्रक्चर क्या होता है लेग्रांजियन का, 3 तरह की ना टर्म्स होती हैं लेग्रांजियन में। पहली टर्म जो होती है, अगर आप सपोज करो क्वांटम फील्ड थ्योरी को छोड़ो, आप क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करो, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है लेग्रांजियन, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है ना, ठीक है। अब क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी यही है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में लेग्रांजियन होता है काइनेटिक एनर्जी, फिर एक और टर्म होती है उसको कहते हैं मास टर्म, लेकिन वो हमेशा नहीं होती। और फिर एक और टर्म होती है उसको कहते हैं, या एक और टर्म या फिर टर्म्स होती हैं उनको कहते हैं इंटरेक्शन टर्म्स या फिर पोटेंशियल टर्म्स कह सकते हो आप उनको, ठीक है। अब अगर किसी टर्म का जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी अगर नेगेटिव मास डायमेंशन है ना, तो ये थ्योरी बहुत बुरी थ्योरी है, ठीक है। बुरी क्यों मैं बताता हूँ। अगर किसी कपलिंग कांस्टेंट की पॉजिटिव मास डायमेंशन है तो वो ठीक है, वो थ्योरी अच्छी थ्योरी है, क्योंकि अच्छी बुरी का मतलब क्या है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में ना एक आइडिया है या फिर एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं रिनॉर्मलाइजेशन। रिनॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि आप थ्योरी को फाइनाइट बना सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल ग्रेविटी है, वो रिनॉर्मलाइजेबल नहीं है, ये मतलब मसला है। तो रिनॉर्मलाइजेबल का मतलब ना होने का मतलब ये है कि उसकी जो मास डायमेंशन है, उसका उसका कपलिंग कांस्टेंट क्या है ग्रेविटी का, वो जी है, जी, बड़ा जी जो है, तो उसकी जो मास डायमेंशन है वो -2 है, ये मसला है। तो वो रिनॉर्मलाइजेबल नहीं है। तो अभी कहते हो कि जो ग्रेविटी है उसको समझने के लिए हम क्वांटम फील्ड थ्योरी नहीं यूज कर सकते। क्वांटम फील्ड थ्योरी यूज करेंगे तो वो रिनॉर्मलाइजेबल नहीं है, और उसको यूज करके अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास है और वो इंटरेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनली, और अगर वो एक ग्रेविटॉन एक्सचेंज करे ना तो कोई मसला नहीं है। मसला हमेशा क्वांटम फील्ड थ्योरी में कभी भी तब नहीं आता जब एक फोर्स कैरिंग पार्टिकल होता है, मसला नहीं आता। मसला तब आता है जब लूप्स आ जाए। तो अगर दो ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज करते हैं तो ये एक लूप आ गया, यानी कि दो पार्टिकल्स जा रहे हैं, उन्होंने एक ग्रेविटॉन एक्सचेंज किया और फिर दूसरा किया, तो ये एक लूप है, इनको कहते हैं लूप डायग्राम्स। यहाँ मसला आता है। तो ये डायग्राम इन्फिनिट है, ठीक है। तो ये मसला है ग्रेविटी में। तो ग्रेविटी के लिए हम इसलिए बिलीव करते हैं कि उसके लिए हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी नहीं काम करेगी, उसमें उसमें कोई और थ्योरी चाहिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसमें चूंकि चूंकि वो कंफॉर्मल टेक्निकल बात है, लेकिन कंफॉर्मल फील्ड थ्योरी भी है, तो वो फाइनाइट, वो उसमें ऐसे इन्फिनिटीज नहीं आती हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी इसलिए भी काम, हाँ ये हो सकता है कि आप ये कहो कि रिनॉर्मलाइजेशन का मसला ये होता है, अगर आप ये कहो कि मुझे ना हर एनर्जी पर रिजल्ट चाहिए, मुझे जितनी मर्जी ज्यादा एनर्जी हो उस पर मुझे रिजल्ट चाहिए, तब मसला होता है। अगर आप कहो कि नहीं, एक एक एनर्जी स्केल मैं चूज कर लेता हूँ, उससे नीचे नीचे मुझे रिजल्ट चाहिए, तो इस तरह की थ्योरीज को हम कहते हैं इफेक्टिव थ्योरीज, इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज, तब कोई मसला नहीं है ग्रेविटी में। और लोग बनाते हैं इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज, फॉर एग्जांपल कई लोग गैलेक्सीज के लिए इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज बनाते हैं, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स की कॉस्मोलॉजिस्ट काम करते हैं, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप हाई एनर्जीज की बात करो तो फिर वो रिनॉर्मलाइजेबल नहीं है, तो इसलिए ग्रेविटी जो है उसके मसले हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ग्रेविटी की जो मैथमेटिक्स है ना, वो नॉन लीनियर है। अगर आप जनरल रिलेटिविटी को देखो, हाईली नॉन लीनियर है, जबकि क्वांटम में क्या है, क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है वो ना, क्वांटम फील्ड थ्योरी नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्वांटम थ्योरी जो है इटसेल्फ वो लीनियर है। तो ये खैर ये बड़ी रीजन, ये बड़ी रीजन नॉन रिनॉर्मलाइजेबल होना है ग्रेविटी का।